गुड इवनिंग, नमस्कार। लास्ट क्लास में हमारा जनरल एनास्थेटिक्स, ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी डिप्रेजेंट, एंटी साइकोटिक हो गया था, ठीक है। उसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपॉइड एनाल्जेसिक, है ना। ओपॉइड एनाल्जेसिक या इसको हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहते हैं, लाइक मार्फिन। जब भी हम ओपॉइड या नार्कोटिक की बात, तो मार्फिन, हेरोइन दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनके यूजेस क्या है, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है उनके, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ठीक है। देन वही थीम, कुछ एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, ठीक है। तो पूरे लेक्चर में प्रॉपर तरीके से बना रहना, फिर समझ में आएगा कि एक 1 आवर की टॉपिक मतलब क्लास में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, ओपॉइड एनाल्जेसिक, या फिर और क्या कहते हैं इनको, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो ओपॉइड या नार्कोटिक होते क्या है, तो सेंट्रली एक्टिंग पेन रिलीविंग ड्रग है, ठीक है। दो प्रकार के एनाल्जेसिक होते हैं, एक होते हैं नार्कोटिक, दूसरा होता है नॉन नार्कोटिक। यदि हम नार्कोटिक की बात करें तो बहुत ही सिंपल से नशीले दर्द निवारक, ठीक है, जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, ट्रामाडोल, फेंटेनल एक्सेट्रा। नॉन नार्कोटिक की बात करें तो एस्प्रिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह वो सब क्या होते हैं, नॉन नार्कोटिक होते हैं, वो नशा नहीं कराते। वो जो होते हैं माइल्ड या मॉडरेट पेन के लिए यूज करते हैं, ये खास करके सीवियर पेन के लिए यूज करते हैं। पेन के अलावा भी बहुत सारे यूजेस इनके आगे हम पढ़ेंगे, बट नशीला दर्द निवारक तो हो गए मॉर्फिन, हेरोइन, और बिना नशे वाले कौन से हो गए, एस्प्रिन, डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, उनकी बात की वो क्या हो गया, नॉन नार्कोटिक कहलाते हैं। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते क्या है, सेंट्रली एक्टिंग पेन रिलीविंग ड्रग, मतलब दर्द बंद करती है, सीएनएस पे काम करती है, ठीक है। खास करके कहाँ काम करती है, ओपॉइड रिसेप्टर पर काम करती है। कहाँ पर, ओपॉइड। तीन प्रकार के ओपॉइड रिसेप्टर पढ़ेंगे हम, म्यू, कप्पा और डेल्टा। म्यू, कप्पा और डेल्टा। तो ओपॉइड रिसेप्टर पे काम करती है, सीएनएस रिप्रेजेंट एक्टिविटी दिखाती है, मतलब सीएनएस पे असर दिखाती है, ठीक है। अब क्या काम में आते हैं, दे रिलीव, मतलब हटाते या कम करते हैं, मॉडरेट टू सीवियर पेन। मॉडरेट टू सीवियर पेन मतलब दर्द को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जो मॉडरेट पेन है, माइल्ड है, उसको भी, और बहुत ज्यादा और उसको भी। जबकि एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक लोगे आप, तो वो उससे सीवियर पेन बंद नहीं होता, ठीक है। दूसरा, अल्टर द इमोशनल रिस्पॉन्स। थोड़ी सी देर बाद हम नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक में डिफरेंस भी पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो एक तो दर्द बंद करते हैं, दूसरा क्या काम करते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्स टू पेन, ठीक है, यूफोरिया भी प्रोड्यूस करते हैं। देन प्रोड्यूस सेडेशन, यूफोरिया, डिपेंडेंस, ठीक है, इस टाइप की एक्टिविटी, मतलब दर्द के साथ में और भी बहुत सारी एक्टिविटी इनके अंदर है, ठीक है। ओपॉइड एनाल्जेसिक आर अब कितने प्रकार के होते हैं, तो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक ड्रग विच हैव मॉर्फिन लाइक एक्शन। मॉर्फिन इसका जो होता है वो प्रोटोटाइप कहलाता है। प्रोटोटाइप या बेस या रूट, बेसिक कंपाउंड क्या हो गया, मॉर्फिन। मॉर्फिन से फिर बाकी और केमिकल डिराइव्ड हुए, ऐसा समझ लो। जैसे हम एनसाइड्स या नॉन नार्कोटिक का प्रोटोटाइप क्या है, एस्प्रिन, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक का एट्रोपिन, ठीक है। ऐसे प्रोटोटाइप पूछा जाता है एग्जाम में। तो नार्कोटिक का प्रोटोटाइप या बेसिक कंपाउंड कौन सा है, मॉर्फिन, ठीक है। तो ओपाइड्स और किनको कहते हैं, तो नेचुरल भी, सेमी सिंथेटिक भी, सिंथेटिक भी, ऐसी ड्रग्स जो मॉर्फिन जैसा असर का दिखाए या ओपाइड रिसेप्टर पे जाकर क्या करे, पेन रिलीविंग एक्टिविटी शो करे, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गए, मॉर्फिन, कोडीन, ये नेचुरल हो गए। हेरोइन जो हो गया वो क्या हो गया, सेमी सिंथेटिक हो। हेरोइन क्या है, तो मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन में क्या जोड़ दिया हमने, दो COCH3 ग्रुप जोड़ दिए, एसिटाइल ग्रुप है तो दो एसिटाइल ग्रुप ऐड होने से क्या होता है, डाइसिटाइल मॉर्फिन, हेरोइन बन गया। हेरोइन कभी जब भी मॉर्फिन दिमाग में आता है, जैसे बच्चों के दिमाग में क्या जाता है, हेरोइन आ जाता है। हेरोइन जो है सेमी सिंथेटिक है, मॉर्फिन से हेरोइन बनाया गया। जो हेरोइन की पोटेंसी होती है वो मॉर्फिन से 10 टाइम्स ज्यादा होती है, मतलब 10 गुना ज्यादा असरदार है। कौन, हेरोइन, मॉर्फिन से, ठीक है, ज्यादा पोटेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा मेथाडोन, फेंटेनल, ट्रामाडोल, ये सब क्या है, ये सिंथेटिक ओपाइड्स है। क्या ये सिंथेटिक, ये भी मॉर्फिन जैसा असर दिखाता है, इनकी भी पोटेंसी ज्यादा, फेंटेनल की पोटेंसी और ज्यादा है, ठीक है। तो नार्कोटिक्स है क्या, नार्कोटिक को हम ओपाइड्स भी कहते हैं। तो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक ड्रग विच हैव मॉर्फिन लाइक एक्शन, दे आर यूज्ड टू रिलीव मॉडरेट टू सीवियर पेन। सीवियर पेन में ना, खास करके सीवियर पेन में एस्प्रिन, डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल सीवियर पेन को बंद नहीं करते, ठीक है। दिए हो गया क्या, नार्कोटिक्स की डेफिनेशन और उनके क्या हो गए कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब कितने प्रकार के नार्कोटिक्स होते हैं, उनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो उनको
बेसिकली तीन कैटेगरी में बांट दिया। पहला कौन सा हो गया, नेचुरल, दूसरा क्या हो गया, सेमी सिंथेटिक, तीसरा क्या हो गया, सिंथेटिक, और फोर्थ है नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है वो, या ओपाइड एंटागोनिस्ट। जब इनकी पॉइजनिंग हो जाती है, जब वो दिए जाते हैं, ठीक है, उसको एक अलग से ही टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो जो नार्कोटिक्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं नार्कोटिक रिसेप्टर पे काम करते हैं, उनके ऐसे चार कैटेगरी में बांट दिए। ये सारे के सारे क्या है, एगोनिस्ट है, म्यू कपा डेल्टा रिसेप्टर पे जाकर मॉर्फिन जैसा असर दिखाते हैं। अब बात करें हम नेचुरल, तो मॉर्फिन, कोडीन, थियाविन, ये क्या है, नेचुरल है। किससे मिलते हैं, ओपीएम से। ओपीएम का साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम, और उसके लेटेक्स से मिलते हैं। अनराइप फ्रूट, कच्चा जो फ्रूट होता है उसके लेटेक्स, उस पे स्क्रैच करते हैं तो मिल्की प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम लेटेक्स कहते हैं। पेपेवरेसी फैमिली हो गई। तो ये नेचुरल मतलब प्लांट सोर्स से मिल रहे, नेचुरल हो गए। फिर आते सेमी सिंथेटिक, इनसे ही बनाया जाता था। मॉर्फिन से क्या बनता है, हेरोइन। हेरोइन का क्या नाम बोला था अभी मैंने, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी इसको कहते हैं। ये इसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, इसकी पोटेंसी मॉर्फिन से। अब भाई मॉर्फिन 10 mg लग रहा था, हेरोइन कितना लगेगा, 1 mg लगेगा, ऐसे बोल दे हम। तो 10 गुना ज्यादा असरदार है, 10 गुना ज्यादा पोटेंट है, ठीक। इसके अलावा ऑक्सीमार्फोन है ना, ऑक्सीकोडोन, ये सब सेमी सिंथेटिक हो गए। सेमी मतलब आधा सिंथेटिक आधा नेचुरल, मतलब नेचुरल से बनाया गया है। फिर आता है सिंथेटिक, भैया खेती करेंगे फिर निकालेंगे, टाइम लगेगा 1 ईयर 2 ईयर जो भी लगना होगा, ठीक है। इससे अच्छा तो क्या लैब में ही बना लो जो उसके जैसा असर करे। तो पैथेडीन, क्या नाम दिया इसका, पैथेडीन, मेथाडोन, फेंटेनाइल, ठीक है, ट्रामाडोल, ये सब क्या है, ये सब सिंथेटिक ड्रग है विच हैव मॉर्फिन लाइक एक्शन। तो ऐसी दवाएं जो मॉर्फिन जैसा असर दिखाती बट सिंथेटिक है, लैब में बनाए गए, ठीक है। तो ये हो गए सिंथेटिक। देन आते हैं एंटागोनिस्ट, जब इनकी पॉइजनिंग, इनका ओवरडोज हो जाता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कॉज करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो उसके ट्रीटमेंट में जो दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो ये ये हमारा ओपाइड्स का क्या हुआ, क्लासिफिकेशन। अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में और देख लो, ठीक है। तो नेचुरल, नेचुरल क्या हो गए, नेचुरल ओपाइड्स, ओपाइड्स भी बोलते हैं, एक ही बात है ना, ओपाइड्स या फिर नार्कोटिक एनाल्जेसिक या ओपाइड एनाल्जेसिक। तो नेचुरल तो ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम, पेपेवर, सोमनिफेरम, एग्जाम में पूछता है नाम, उसके लेटेक्स से मिलता है, अनराइप फ्रूट, कच्चे फ्रूट के। तो मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन हो गया। फिर बात ये सेमी सिंथेटिक हेरोइन, हेरोइन को क्या नाम दिया, डाइसिटाइल मॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फोन, ठीक है, ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीकोडोन, ये सब क्या है, सेमी सिंथेटिक है, मतलब नेचुरल से बनाया जाता है उसकी पोटेंसी को इंप्रूव करने के लिए, और भी कुछ ड्रॉबैक होते हैं उनको हटाने के लिए। देन बात के सिंथेटिक, जो लैब में नहीं बना, लैब में बना लिए गए, उनको क्या नाम दे दिया, सिंथेटिक। तो कंप्लीटली सिंथेसाइज फ्रॉम केमिकल, या ऐसा केमिकली लैब में बना लिए गए। तो पैथिडीन, ठीक है, मेथाडोन, फेंटेनल, ट्रामाडोल, पेंटाजोसिन, ठीक है, ये सब क्या है, सिंथेटिक जो लैब में बनाए गए, इनका प्लांट से या नेचुरल सोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हो गया इसका क्या, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो कम से कम 8-10 नेम तो याद हो गए होंगे। अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स काम कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे काम करते हैं। रिसेप्टर के नाम याद रखना, क्या, म्यू, कपा और डेल्टा, तीन टाइप के रिसेप्टर होता है, यहाँ जाके जुड़ते हैं और उस पर अपना असर दिखाते हैं। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय स्टिमुलेटिंग ओपॉइड रिसेप्टर, क्या नाम दे दिया उसका, ओपॉइड रिसेप्टर। किस पे असर दिखाते हैं ये, ओपॉइड रिसेप्टर पे असर दिखाते हैं। तीन रिसेप्टर हो गए, म्यू, कपा, डेल्टा, बहुत पूछता है एग्जाम में इनके नाम। तो मेजर जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी आती है वो किसके कारण आती है, म्यू रिसेप्टर के थ्रू आती है। मेजर एक्टिविटी एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जब इनका ओवरडोज हो जाता है, कोई ज्यादा लेता नशे में पता नहीं चलता, एडिक्शन के कारण ज्यादा टॉलरेंस आ गया तो डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, लंग्स काम करना बंद कर देंगे, इंसान की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो वो एक्टिविटी म्यू रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के कारण होती है। दूसरा आता है कपा, स्पाइनल एनाल्जेसिया और सेडेशन वाली जो एक्टिविटी आती है, तो जो है ना उनमें जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है अलग अलग ओपाइड्स के अलग अलग होती है, कोई म्यू पे ज्यादा जुड़ता है, कोई म्यू के साथ में कपा पे भी जुड़ता है, कोई डेल्टा पे भी जुड़ता है, ठीक है। तो जो कपा पे जुड़ेगा वो क्या करेंगे, स्पाइनल एनाल्जेसिया और सेडेशन कॉज करेंगे, ठीक है। फिर आता है डेल्टा, डेल्टा वाला भी एनाल्जेसिया इफेक्ट देता है, साथ में मूड रेगुलेशन, ठीक है, मूड चेंज करवाता है, ठीक है, और यूफोरिक इफेक्ट वगैरह आगे पढ़ेंगे इसमें। तो तीन प्रकार के रिसेप्टर हो गए जिनके थ्रू नार्कोटिक एनाल्जेसिक अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। इन रिसेप्टर के ये एगोनिस्ट है, क्या है, एगोनिस्ट है या उसको स्टिमुलेट करते हैं, म्यू, कपा एंड डेल्टा। तो मेजर जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है किसके कारण होती है, हाँ, म्यू रिसेप्टर के कारण होती है, ठीक है। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक
किन रिसेप्टर के थ्रू असर दिखाते हैं, तो म्यू, कपा एंड डेल्टा 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं और अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। फिर बात स्पाइनल एनाल्जेसिया, बोले कपा रिसेप्टर के कारण होता है, ठीक है। तो म्यू, कपा, डेल्टा पर मेजर एक्टिविटी जो किस पे डिपेंड करती है, म्यू रिसेप्टर पे। तो मैक्सिमम जो ओपाइड्स होते हैं म्यू रिसेप्टर पे जाके जुड़ते हैं और एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। ये इनका मैकेनिज्म कहलाता है। नेक्स्ट इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ओवरऑल बॉडी पर कहाँ कहाँ कैसा कैसा असर दिखाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो सबसे पहले बात करें हम सीएनएस इफेक्ट, सीएनएस पे क्या असर दिखाता है, ठीक। तो पहला है तो ये पावरफुल एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दर्द बंद करते हैं, सीवियर पेन में खास करके इसको दिया जाता है। दूसरा सेडेशन कॉज करते हैं, अभी पढ़ के आए थे हम, ठीक है। तीसरा मेंटल क्लाउडिंग, यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया एंड डिस्फोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है मजा आता है ना, खुशी, हैप्पीनेस। लोग नशा करके क्या मजे लेते हैं ना, नाचते गाते, ठीक है, उसको हम यूफोरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो बाद में इनके क्या लत लग जाती है, तो लोग क्या अच्छा लगने के लिए, हैप्पीनेस फील करने के लिए, ठीक है, मस्त हो जाने के लिए, ठीक है, मजे में घूमे फिरे, तो फिर नशा करने लग जाते हैं, ठीक है, उसको हम यूफोरिक इफेक्ट या यूफोरिया बोलते हैं। दूसरा होता है एनाल्जेसिया, दर्द बंद करते हैं। तो पोटेंट एनाल्जेसिक होते हैं, क्या है, पोटेंट, बहुत ही मिनिमम डोज में क्या होता है, दर्द बंद कर देते हैं। जबकि जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक उनका डोज कितना होता है, 300, 400, 500 mg, उसमें भी केवल माइल्ड या मॉडरेट पेन को बंद, म्यूकोस्केलेटल पेन को बंद करते हैं, दूसरे पेन को बंद नहीं करते। जबकि ये बहुत ही पोटेंट है, 1 mg, 0.5 mg, 2 mg, इसमें इतने असरदार है कि सीवियर पेन भी क्या करते, बंद कर देते। तो दे रिलीव सीवियर पेन, है ना, विदाउट अनकॉन्शियसनेस या विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा जनरल एनास्थेटिक वगैरह आप देते जो बेहोश कर देते, दर्द महसूस होना बंद हो जाएगा, बट हम कॉन्शियस है और ये खा लिया तो हमारा दर्द बंद हो जाएगा, बेहोश होने की जरूरत नहीं है। तो दे रिलीव सीवियर पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब बिना बेहोश हुए भी दर्द को क्या कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं। अब रेस्पिरेशन का क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन एंड अदर नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दर्द के लिए तो दे दिया और मान लो उसको लत लग गई और रोज रोज खाना शुरू कर दिया और ज्यादा डोज में ले लिया, तो क्या होगा, फेफड़े काम करना बंद करेंगे, इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए कई बार लोग क्या नशे में मर भी जाते हैं, ठीक है। ये सबसे मेजर एडवर्स इफेक्ट है इसका। और जब किसी पेशेंट को कोई सीवियर पेन हो रहा है, लाइक कैंसर का पेन या कोई पेन हो रहा है, और उस केस में उसके लंग्स में भी प्रॉब्लम है, लाइक अस्थमा है, सीओपीडी है या अदर रेस्पिरेटरी इलनेस है, और दर्द हो रहा है कैंसर के कारण, हमने ये दवाई दे दी, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो सोच समझ के देना पड़ती है, पहले से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो हम उस केस में क्या करो, नार्कोटिक्स नहीं दो। ऐसे ही जनरल एनास्थेटिक का भी ड्रॉबैक था, वो भी क्या करते हैं, हायर डोज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करते हैं, ठीक है, तो वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। बेंजोडाइजापिन, बार्बिचुरेट्स, ये सारे के सारे जो नशीली दवाई क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है, ठीक है। कफ पे क्या काम करते हैं, तो कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं, डिप्रेस कफ सेंटर। और क्या काम में आता है ये, खांसी आती है ना, क्या देते हैं हम, कोडिन फॉस्फेट देते हैं उसमें, तो खांसी की भी दवाई है ये, खास करके कोडिन फॉस्फेट सिलेक्टिवली, ये सबसे बेस्ट है खांसी के लिए, ठीक है। फिर बात करें हम नोजिया एंड वोमिटिंग, जब भी नोजिया वोमिटिंग की बात करें तो इट स्टिमुलेट सिटीजेट, स्टिमुलेट सिटीजेट। सिटीजेट क्या होता है, सिटीजेट क्या होता है, नहीं नहीं हाँ, एक वो अलग चीज है सिटीजेट। हाँ, सिटीजेट मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, क्या है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो जब भी मतलब इमेसिस के दो बेसिक रीजन होते हैं, एक तो गंदी स्मेल आती तो हमको उल्टियां होने लगती है, फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब प्रेगनेंसी तो उल्टियां होती है, ठीक है, कोई दवाई खा लेते हैं उल्टी सी तो उल्टियां हो सकती है, केमिकल्स के कारण हो सकती है, बहुत सारे कारण होते हैं उल्टी के। अब उल्टी के दो मेजर कॉन्सेप्ट है, एक तो सिटीजेट का स्टिमुलेट हो जाना, उसके कारण उल्टी होती है, दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन। सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन दे दो, नमक का गाढ़ा घोल दे दो, उसके कारण भी क्या होती है, लोगों को उल्टियां होने लगती है। तो एक तो जीआई इरिटेशन होगा तो उल्टी हो सकती है, दूसरा सिटीजेट कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन बोला यहाँ पर, ठीक है। एक सिटीजन जो सिट्रीजिन होता है वो अलग चीज है, वो ड्रग हो गई, पर यहाँ हम क्या बात करें, इट स्टिमुलेट सिटीजेट, ठीक है। बहुत सारे इमेसिस जो होता है या उल्टी, नार्कोटिक्स का एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। फिर बात करें हम
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन या हार्मोनल पिल का है। फिर एंटी कैंसर ड्रग का भी एक कॉमन एडवर्सिव है, इनके कारण उल्टियां होती है, ठीक है। तो CTZ को स्टिमुलेट करके क्या करता है, ये नोजिया वोमिटिंग कॉज करता है, ठीक है। तो पहले CNS पे असर दिखाता है, सेडेशन कॉज करता है, यूफोरिया डिस्पोरिया प्रोड्यूस करता है, दर्द बंद कर देता है, सीवियर पेन को, रेस्पिरेटरी डिप्रेजेंट है, कफ सेंटर को सप्रेस करता है तो खांसी के लिए भी देते हैं, फिर नोजिया वोमिटिंग कॉज करता है CTZ को स्टिमुलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कार्डियोवास्कुलर, हार्ट और ब्लड वेसल्स पे क्या असर दिखाता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स पे क्या, तो ये हाइपोटेंशन कॉज करता है, क्या करता है, हाइपोटेंशन कॉज करता है। उसके दो तीन मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म डायरेक्ट पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, ये डायलेट कर देगा, और बारो रिसेप्टर इनहिबिशन ऑफ बारो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, तो उसके कारण हाइपोटेंशन कॉज करता है, ठीक है। तो बीपी कम कर देगा, ज्यादा डोज में दोगे बीपी बहुत कम हो जाएगा। फिर आंख पे क्या असर दिखाता है, मियोसिस, इसको पिन पॉइंट प्यूपिल भी बोलते हैं। मियोसिस मींस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, और माइट्रिसिस मतलब डायलेशन ऑफ प्यूपिल। तो मियोसिस कॉज करता है, या पिन पॉइंट प्यूपिल भी कहते हैं इसको। जीआईटी का क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गट मोटिलिटी को क्या कर देता है, ये कम करता है, डिक्रीज मोटिलिटी, या हम क्या बोलते हैं, हम इसको पेरिस्टालसिस, मूवमेंट कम हो जाएगा, मूवमेंट कम हो जाएगा, सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। अभी हम फार्माकोलिएक्शन पढ़ रहे हैं, फिर इससे फायदे क्या होंगे, नुकसान, हम ओवरऑल इफेक्ट देख रहे हैं। तो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, ध्यान से सुनना इसको। मान लो हमने सर्दी खांसी के लिए, दर्द के लिए, तो कब्ज हो जाएगा, क्योंकि हाथों की मूवमेंट क्या होगी, कम हो गई। बट ये इसका प्लस पॉइंट भी है, जब किसी को ट्रेवलर डायरिया हो जाता है, ट्रेवलर डायरिया, हाथों की मूवमेंट बहुत ज्यादा जिसके कारण दस्त लगे हुए, तो हाथों की मूवमेंट कम करने के लिए भी दिया जाता है। आगे मतलब नॉर्मली किसी और पर्पस के लिए तो कब्ज करेगा, बट यही इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि जब मान लो हाथों की मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए भी दिया जाए। ऐसे लोपेरामाइड भी देते हैं। लोपेरामाइड क्या काम में आता है, अरे पीलिक ना, डायरिया की जो गोलियां होती है ना, लोपेरामाइड देते हैं ना उसमें, तो वो भी एक तरह का नार्कोटिक्स ही है, ठीक है। तो जीआईटी की बात करें, हाथों की मूवमेंट को क्या करते, कम कर देते, तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो गई, ठीक है, और गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वर्ड पे ध्यान देना, यदि हाथों की और पेट की मूवमेंट कम होगी तो एम्प्टिंग टाइम बढ़ेगा कि घटेगा, गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब समझ में आया कि नहीं आया भैया, क्या हो रहा है, नॉर्मली यदि हमने कोई खाना खाया है, ठीक है, तो स्टोमक को खाली होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम कहलाता है। तो 1-2 घंटे के अंदर क्या होता है, पेट खाली होकर यहाँ चले जाता है, ठीक है। अब बात करें ये क्या कर रही, मूवमेंट को कम कर रही है, तो गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो 1-2 घंटे में जा रहा था, अब वो 2-3 घंटे 4 घंटे बाद आगे बढ़ेगा ना, जब मूवमेंट कम हो गई तो गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम। ऐसे वर्ड्स एग्जाम में कभी कभी पूछ ले, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। खाली होने में लगने वाला समय क्या हो गया, बढ़ गया, और हाथों की मूवमेंट ज्यादा हो जाए तो एम्प्टी टाइम कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी नीचे चले जाएगा प्रोडक्ट। आ रहा समझ में, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम को क्या करती है, बढ़ा देती है। हीट रेगुलेशन की बात करें बॉडी टेम्परेचर पर, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, स्लाइटली फॉल, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देते हैं। लंग्स का, पेट का, ठीक है, सीएनएस का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, मुद्दे के पॉइंट हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ लिया सब कुछ, याद क्या करना है हमको, पहले सीएनएस पे बोले यूफोरिक इफेक्ट दिखाएगा, मेंटल क्लाउडिंग। दूसरा होता है दर्द बंद कर देता सीवियर पेन में। रेस्पिरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, ओवरडोज हो तो इंसान की डेथ भी हो जाती है इसमें। कफ सप्रेसेंट है, खांसी की दवाइयां, उल्टियां कराते हैं, कैसे, CTZ को स्टिमुलेट करके। फिर जीआईटी पर हाथों के मूवमेंट को क्या कर देगा, कम कर देगा, इसके कारण कब्ज हो जाएगा। और ये इसका प्लस पॉइंट भी हो जाता है कि ट्रेवलर डायरिया होगा तो ऐसा मेडिसिन भी यूज करते हैं उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें थेरापेटिक यूजेस, क्या काम में आता है, कौन, नार्कोटिक्स। नार्कोटिक एनाल्जेसिक का यूजेस क्या होता है, ठीक है, तो रिलीफ ऑफ सीवियर पेन, दर्द बंद करने, जैसे ट्रॉमा हो गया, कैंसर हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब एमआई, हार्ट का पेन हो रहा है ना, ये पेन कैसे होते हैं, ये सीवियर पेन है। अभी छोटी मोटी चोट लगी हाथ पैर में तो वो कोई सीवियर पेन नहीं है, माइल्ड मॉडरेट म्यूकोस्केलेटल पेन है। तो उसमें क्या करेंगे हम,
डाइक्लोफिनेक ले लो, है ना, या फिर एसिक्लोफिनेक ले लो, या फिर फॉर एग्जांपल एस्प्रिन ले लो, उससे बंद हो जाएगा। पर ये कैंसर वगैरह जिनके पेन उससे बंद नहीं होते, इसके लिए हमको क्या चाहिए, नार्कोटिक चाहिए, ठीक है। तो ट्रामा, कैंसर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देते हैं। फिर प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन पढ़ के आए थे ना, एनास्थेसिया देने से पहले दी जाती है। एनास्थेसिया देने से पहले दे दोगे तो क्या फायदा होगा, पहला तो टेंशन कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा, बाद में भी दर्द कम करती है, ठीक है। तो बैलेंस एनास्थेसिया, प्री मतलब पहले दे दिया, इंसान को बेहोश होने से पहले दे दिया तो उसको क्या नाम दे दिया, प्री एनास्थेटिक। अब आता बैलेंस एनास्थेसिया। बैलेंस एनास्थेसिया का मतलब है एनास्थेसिया दे दिया, इंसान बेहोश है, तो ड्यूरिंग एनास्थेसिया या फिर बोलते प्री एनास्थेटिक, पोस्ट और मिड में। तो एनास्थेसिया के इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए भी दिया जाता है, साथ में फेंटेनाइल देते हैं उसमें ड्यूरिंग द एनास्थेसिया। तो ये देने से क्या होता है, जो एनास्थेसिया की डोज रिक्वायरमेंट क्या होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया क्या बोला मैंने, एक तो दर्द बंद हो गया, दूसरा एनास्थेटिक ड्रग जिस डोज में देना थी उतना डोज में देकर हमको कम देना पड़ेगा, यदि हमने साथ में क्या दे दिया, नार्कोटिक दे दिए। फिर पढ़ के आए थे हम खांसी की दवाई है, कफ सप्रेसेंट क्या देते उसमें, कोडिन फास्फेट। फिर डायरिया में ट्रीटमेंट लोपेरामाइड, बोला ना क्या करते ये, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है। डायरिया में हो ही रहा है कि मूवमेंट ज्यादा है, तो उस मूवमेंट को कम करने के लिए देते हैं। फिर ओपाइड डी एडिक्शन, मेथाडोन। ओपाइड डी एडिक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है, या फिर जो विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं उनको रोकने के लिए, भाई किसी को मार्फिन हेरोइन की लत लग गई है, ठीक है, अब उसको आपको छुड़ाना है कि अब नहीं लेना, नशा नहीं करना, नुकसान बहुत है, तो आप अचानक से या सडनली विड्रॉ कर दोगे, उसको बांध दोगे, घर से निकलना बंद कर दोगे, तो उसको दूसरी समस्या बहुत आती है। तो हम ऐसा नहीं कि आज से लेना बंद कर दे, कभी नहीं छोड़ेगा, तो हमको क्या करना है, उसका सब्स्टिट्यूट देते हैं, मेथाडोन लो, थोड़ा सा हल्की वाली दवाई दो, इसकी बजाय ये लेना चालू कर, धीरे फिर क्या करेंगे, डोज कम करेंगे। नशीली दवाई इतनी जल्दी छूटती नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ओपाइड डी एडिक्शन। एडिक्शन था, एडिक्शन को कम करने के लिए धीरे धीरे, आ रहा समझ में, थोड़ा सा हल्का नशा बोल दो, अभी पहले ज्यादा नशा कर रहा था, अब थोड़ा कम नशा देना चालू करा। तो ये ओपाइड्स के या नार्कोटिक एनाल्जेसिस के यूजेस होते हैं। क्या, सीवियर पेन में प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन, इंट्रा एनास्थेटिक बोल दो, ठीक है, या बैलेंस एंड एनास्थेसिया को मेंटेन करने के लिए। कफ सप्रेसेंट है डायरिया में, खास करके ट्रेवलर डायरिया, जब आंतों मूवमेंट बहुत ज्यादा है, वाटरी डायरिया हो रहा है, पानी निकल रहा है पूरा, तो डिहाइड्रेशन, उसमें भी इंसान की डेथ हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। फिर ओपाइड डी एडिक्शन, या फिर नार्कोटिक का जो एडिक्शन हो गया उसको धीरे धीरे, या विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करने के लिए, ठीक है। अचानक छोड़ो, बहुत ज्यादा सिम्टम्स आएंगे तो धीरे धीरे हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट लेना है, मेथाडोन लेना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं रिपीट करा दूंगा, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो सबसे खतरनाक या मोस्ट डेंजरस एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस कर देगा और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कॉज करेगा। क्योंकि जब एडिक्शन हो जाता है, टॉलरेंस आ जाता है, धीरे धीरे क्या करता है, इंसान डोज बढ़ाना चालू करता है, पहले इतना ले रहा था, अब थोड़ा ज्यादा, अब थोड़ा और ज्यादा, अब थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि वैसा मजा आना है ना, यूफोरिया चाहिए, तो डोज, तब अच्छा लगने के लिए डोज तो बढ़ा लिया, लंग्स को भूल गया आदमी, तो ज्यादा डोज में फिर क्या होता है, कई बार तो ना 2-2 दिन तक पता नहीं चलता, मैं 2 दिन से ही बैठा था, संजू देखिए ना, वो नशा करता था उसमें, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन बन जाती, तो हो सकता है इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा नशे में, ठीक है। फिर नोज़ा वोमिटिंग, सिटी जेट को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करके उल्टियां करा दे, उपके आता है, कब्ज हो जाता है, क्यों क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जीआई मोटिलिटी क्या हो गई है, कम हो जाती है, ठीक है। फिर टॉलरेंस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, टॉलरेंस मतलब टॉलरेंस मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है, डोज बढ़ाना शुरू कर देता है, और डोज बढ़ाने के कारण फिर ये समस्या शुरू हो जाती है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिजिकल तो है ही, अब चाहिए नहीं तो उसको अच्छा नहीं लगता, शरीर में हालत खराब हो रही, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली डिपेंड भी हो जाता है कि मेरे को चाहिए नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो परेशान हो गया है ना, लड़ाई झगड़े करने, कई बार लोग नशे में माँ बाप का मर्डर तक कर देते हैं, और पैसा बहुत लगता है क्योंकि ये सीधे सीधे मिलती नहीं,
तो महंगी पड़ती है, तो उसमें लोग क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। फिर विड्रॉल सिम्टम्स ऑन अब्रप्ट स्टॉपेज। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? जब भी कोई दवाई आप छोड़ते हो अचानक से, तो उसके कारण शरीर में दूसरे फिजिकल समस्या आना और मेंटल प्रॉब्लम आना शुरू हो, उसको विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक है। तो अचानक से नहीं छोड़ते कि अभी तक ले रहा था, सडनली विड्रॉ कर दो, अब मत लो। सडनली विड्रॉ करेगा तो परेशान हो जाएगा, फिजिकल और साइकोलॉजिकल समस्याएं शुरू हो जाती है। तो फिर उसका या तो डोज कम करते जाएंगे धीरे धीरे, और साथ में मेथाडोन ऐसा सब्स्टिट्यूट चलाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मियोसिस मतलब प्यूपिल क्या हो जाती है, छोटी हो जाएगी। बीपी कम हो जाएगा, वेसोडाइलेशन कर रहा था ना, ठीक है। इचिंग, क्योंकि हिस्टामिन के रिलीज को क्या कर देता है, ये बढ़ाते हैं। हिस्टामिन का रिलीज होगा तो फिर क्या हो जाएगा, एलर्जिक मतलब इचिंग टाइप के सेंसेशन आना शुरू हो जाएंगे। फिर समझा रहा हूं मैं, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट, बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे फार्माकोलॉजी एक्शन है, पर शुरुआत वाली चीजें ज्यादा याद रखना है। ये हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है। यदि आपने सोचा इन पे ज्यादा फोकस करना शुरू करें, मुद्दे के पॉइंट क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंपॉर्टेंट यूजेस में क्वेश्चन बहुत आता है। ये सेकेंडरी है कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। यदि फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको मालूम हो गई तो एडवर्स इफेक्ट भी याद हो जाएंगे, यूजेस भी याद हो जाएंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी याद हो जाएगा। हर चैप्टर में सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन करना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो हेड इंजरी में नहीं देते, वहां पेन हो रहा है तो उस केस में मत दो, ठीक है। वहां एक तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है हेड में, तो और समस्या शुरू हो जाएगी। फिर वापस भाई, ऑलरेडी आपको क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और उस केस में हमने दे दिया, मतलब किसी को रेस्पिरेटरी समस्या है और उसको कोई पेन हो रहा है बहुत सारा, तो पेन के लिए दिया, पर ये इसमें क्या हो गया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगा तो और समस्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रेगनेंसी में नहीं देते क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में चले जाए, बच्चे के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगी, तो रिस्क ऑफ नियोनेटल विड्रॉल, ठीक है। नियोनेट्स या जो नवजात बच्चे बोल दो, या जो बच्चा है गर्भ में, उसकी भी डेथ हो सकती है, इसमें भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। लीवर फेल्यूर में नहीं देना चाहिए। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ ड्रग एब्यूज, जिनको ऑलरेडी ड्रग्स की लत लगी हुई है उनको दोगे तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो छोड़ चुका है और तुमने वापस से क्या दे दिया उसको, हिस्ट्री ऑफ ड्रग एब्यूज, मतलब पहले ड्रग्स लेता था, अभी कुछ समस्या हुई, हमने उसको क्या कर दिया, नार्कोटिक दे दिया, 2 4 8 दिन दिया, अब उसको वापस से वही समस्या शुरू, जैसे तैसे तुमने छोड़ा था, ठीक है। तो मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हेड इंजरी में नहीं देते, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। और अस्थमा या रेस्पिरेटरी इलनेस में नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें ओपॉइड पॉइजनिंग क्या होती है। ओपॉइड पॉइजनिंग को मॉर्फिन पॉइजन भी कहते हैं, क्योंकि मॉर्फिन क्या उसका प्रोटोटाइप है। तो मॉर्फिन बाय नार्कोटिक पॉइजनिंग किसको बोलते हैं, तो जब किसी को क्या हो जाए, ओपॉइड या नार्कोटिक का क्या हो जाए, ओवरडोज हो जाए, ठीक है। ओवरडोज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो ज्यादा खा लिया तो भी हो सकता है, या साथ में कोई ड्रग्स लिए जिसने उसके मेटाबॉलिज्म को कम कर दिया, एलिमिनेशन को कम कर, तो भी ओवरडोज हो सकता है, तो उसको हम ओपॉइड पॉइजनिंग कहते हैं। क्या लक्षण आएंगे, एक तो कोमा में चले जाएगा, दूसरा पिन पॉइंट प्यूपिल्स, प्यूपिल क्या हो जाएगी, पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान की क्या की, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस डिप्रेशन, फेफड़े काम करना कम करेंगे और ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह सब गिरेगा, इंसान की डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट के लिए क्या देना चाहिए, ये याद रखना, नेलोक्सेन, नेल्ट्रॉक्सेन, ठीक है, नोलोफिन, पढ़ा रहा हूं आगे में, ये सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एयरवे, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रही है तो हमको ऑक्सीजन थेरेपी देना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन की बराबर सपोर्टिव केयर जो भी लगेगा वो सब हमको देना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ओपाइड पॉइजनिंग, मतलब पॉइजनिंग मॉर्फिन या नार्कोटिक से क्या हो जाए, ओवरडोज है तो कोमा में जाएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सबसे बड़ी समस्या उसमें आएगी। तो इस केस में फिर क्या क्या देते हैं, अब आता है, अभी पूरा क्या था, नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक या ओपाइड एनाल्जेसिक क्या होता है, ड्रग विच प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक एक्शन, ठीक है, बाय एक्टिवेटिंग या स्टिमुलेटिंग ओपाइड रिसेप्टर म्यू कप्पा डेल्टा, ठीक है। मैं एक बार पूरे को एक समराइज कर दूंगा, फिर हम एमसीक्यू चलेंगे, ठीक है। फिर 3 प्रकार के थे, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक,
ठीक है। फिर उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, लंग्स पे क्या, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का, सीएनएस में यूफोरिया कॉज करता है, सेडेशन कॉज करता है, दर्द बंद करता है, जीआई मोटिलिटी को कम कर, कब्ज हो जाता है, कफ सप्रेसेंट है, खांसी की दवाई है, ठीक है, बीपी कम करता है, ठीक है, सीटीजेट को स्टिमुलेट करके नोजिया वोमिटिंग कॉज करता है। फिर उसके यूजेस, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, रेस्पिरेटरी इलनेस में और हेड इंजरी में नहीं देना चाहिए, बाकी प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, ठीक है। फिर अब आता है ओपाइड पॉइजनिंग। तो ओपाइड का ओवरडोज हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, उनको बोलते हैं नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, समझना। अब एक उसी का एक छोटा सा और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट या ओपाइड एंटागोनिस्ट, नाम से समझ में आ रहा है, जो नार्कोटिक्स के काम को रोके। नार्कोटिक्स कहाँ जाके असर करते थे, म्यू कप्पा डेल्टा, है ना, मेन तो म्यू था, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या करेगी, जो ओपाइड रिसेप्टर है उन रिसेप्टर पे जाकर बैठ जाएगी और नार्कोटिक्स को काम करने नहीं देगी। आगे समझ में, बस वही है। तो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट प्रिवेंट, खास करके किसके लिए देते हैं हम, प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, अबोलाइज। नार्कोटिक का सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या है, एक्सेसिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो किसी को ओवरडोज हो गया तो सीधी सी बात है क्या हो गया, फेफड़े की समस्या शुरू होगी लंग्स की, तो उसको रोकने के लिए देते हैं। तो एक्सेसिव रेस्पिरेटरी कॉज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन और मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस, मतलब नार्कोटिक ज्यादा लेने के कारण जो एक्सेसिव या बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उनको क्या बोलते हैं, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। दे एक्ट कॉम्पिटिटिंग, है ना, दे एक्ट बाय कॉम्पिटिंग फॉर द सेम एनाल्जेसिक रिसेप्टर, मतलब ओपॉइड रिसेप्टर पर जाकर क्या करती, कॉम्पिट करती है, मतलब उस रिसेप्टर पर कौन जुड़ रहा है, ये रिसेप्टर है, यहाँ पर नार्कोटिक्स जुड़ रहे थे तो यहाँ कौन जुड़ जाएंगे, एंटागोनिस्ट जुड़ जाएंगे। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तो एंटागोनिस्ट का लेवल क्या होना चाहिए, वहां पर ज्यादा होना चाहिए, तभी तो रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटीडोट फॉर ओपाइड पॉइजनिंग भी कहते हैं इनको। तो क्या देते हैं इसमें, नार्कोटिक के एंटागोनिस्ट है तो ड्रग के नाम में भी क्या लिखा है, एन लिखा है, ठीक है। तो नेलोक्सोन, नेल्ट्रोक्सोन और नेल्मोफिन, ठीक है, नेलोक्सोन, नेल्ट्रोक्सोन और नॉल्मिफिन, ठीक है। एक नेलॉर्फिन भी होता है, वो भी समझो रहे, तो नेलोक्सोन, नेल्ट्रोक्सोन और नॉल्मिफिन। एन एन एन, एन फॉर नार्कोटिक, तो ये क्या है, नार्कोटिक के एंटागोनिस्ट है। ये कोई भी आप ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, जीपेड या रेगुलर एग्जाम में कहीं पर भी जाओगे तो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट का एग्जांपल जरूर पूछता है, ठीक है। ओपाइड पॉइजनिंग में क्या देंगे हम, एंटीडोट फॉर ओपाइड पॉइजनिंग पूछ रहे, ठीक है। तो एन वाली ड्रग याद रखना है ना, 2-4 बार प्रोनाउंस करोगे तो टंग पे आ जाएगी ना, नेल्ट्रोक्सेन, नेलोर, है ना, नेलोक्सेन और नॉल्मेफिन, ठीक है। अब बात करें, ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, ध्यान से सुनना है इसमें। ये एग्जाम में एक बार ऐसा भी पूछ लिया था कि 4 नाम दे दे, बस उसमें प्योर एंटागोनिस्ट कौन सा है। तो प्योर ओपाइड एंटागोनिस्ट क्या लिखा है, नो एगोनिस्टिक एक्टिविटी, नो एगोनिस्टिक एक्टिविटी, केवल एंटागोनिस्ट है, क्या है, रिसेप्टर पर जाकर बैठ जाते, करते कुछ नहीं, मतलब रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं करते, बस स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं और नार्कोटिक को जुड़ने नहीं देते। अभी जो 3 नाम देखे हमने एन वाले, ये क्या है, प्योर ओपाइड एंटागोनिस्ट, केवल एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट वाली एक्टिविटी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। बट जो मिक्स्ड एंटागोनिस्ट होते हैं वो मिक्स्ड वाले, एगोनिस्ट भी है, एंटागोनिस्ट, ध्यान से सुनना, कुछ रिसेप्टर को वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और कुछ को ब्लॉक करते हैं। आ रहा समझ में, क्या लिखा वहां पर, एक्ट ऑन सम रिसेप्टर एज एगोनिस्ट एंड अदर एज एंटागोनिस्ट। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, पार्शियल एंटागोनिस्ट। मतलब समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में, देखो कितने प्रकार के रिसेप्टर थे, म्यू, कप्पा, डेल्टा, 3 टाइप के रिसेप्टर थे। ऊपर वाले तो रिसेप्टर जाकर बस जुड़ जाते हैं और रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करते। देखो हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मैंने पहले पढ़ाया था आपको शुरुआत में। एगोनिस्ट वो होते हैं जो रिसेप्टर पे जाके जुड़ते हैं, मतलब बाइंडिंग एफिनिटी भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है, मतलब उसके काम को और बढ़ाएंगे, एक्टिवेट कर, स्टिमुलेट, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट किसको बोलते हैं, बस बाइंड करते हैं, करते कुछ नहीं, तो बाइंडिंग एफिनिटी होती है एंटागोनिस्ट में पर नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ये तो हो गई क्या, एंटागोनिस्ट। अब पार्शियल एंटागोनिस्ट की बात कर लो यहाँ पर,
या मिक्स्ड एंटागोनिस्ट है ये। मतलब 3 प्रकार के रिसेप्टर, म्यू, कप्पा एंड डेल्टा। तो 3 में से कुछ पे एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी और कुछ पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी दिखाते हैं। आ रहा समझ में? इसलिए उसके क्या है, मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। क्या लिखा है ब्रैकेट में, एक्ट ऑन सम रिसेप्टर्स एगोनिस्ट, कुछ रिसेप्टर को क्या करते हैं, बाइंडिंग अफिनिटी के साथ साथ में वो क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी दिखा रहे हैं। अफिनिटी के साथ में क्या इसमें एक्टिविटी भी है, और कुछ रिसेप्टर पे जाकर क्या कर रहा है, एंटागोनिस्ट की काम कर रहा है। 3 में से कुछ रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट है और कुछ के लिए एंटागोनिस्ट है। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है इसमें। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है इसलिए तो जुड़ रहा है, वो तो जुड़ गया। वो कुछ बाइंड करने के बाद असर दिखाने लग जाते, कुछ असर नहीं दिखाते, समझ लो। ठीक है, तो प्योर एंटागोनिस्ट और पार्शियल या एगोनिस्ट भी और एंटागोनिस्ट भी है। ये बहुत पूछे, फिर समझा रहा हूं मैं। तो एग्जाम में पूछा जाता प्योर एंटागोनिस्ट कौन सा है, क्या पूछा हमने, प्योर एंटागोनिस्ट। प्योर एंटागोनिस्ट में एन वाले 3 चीजें याद रखना, क्या, नेलोक्सोन, नेल्ट्रोक्सोन और नॉल्मेफिन, ये प्योर एंटागोनिस्ट है। बाकी पेंटाजोसिन, पेंटाजोसिन, ठीक है, ब्यूप्रेनोर्फिन, ठीक है, ब्यूटोफिनोन, ये क्या है, पार्शियल एंटागोनिस्ट है। यहाँ पे मिक्स्ड एंटागोनिस्ट है, कुछ पे एगोनिस्ट है, कुछ पे एंटागोनिस्ट है। देखो शुरुआत में सब कुछ याद हो जाए अच्छी बात है, मैं फिर समझा रहा हूँ। कम से कम 2 कॉन्सेप्ट तो समझ में आए कि जो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है 2 प्रकार के होते हैं, एक जो कंप्लीटली एंटागोनाइज करते हैं और कुछ रिसेप्टर पे एगोनिस्ट है, कुछ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो अच्छे कौन से, प्योर वाले यूज होते ज्यादा। तो प्योर एंटागोनिस्ट का नाम एग्जाम पूछ लेता, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर एंटागोनिस्ट या कंप्लीट एंटागोनिस्ट ऑफ नार्कोटिक्स। तो कंप्लीट वाले एन एन एन, आगे समझ में। ये क्या हो गए, पेंटाजोसिन वगैरह, ये सब क्या है, मिक्स्ड एंटागोनिस्ट। कुछ रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, कुछ रिसेप्टर के काम को रोकते हैं, मतलब कुछ को स्टिमुलेट करेंगे, कुछ पे इनहिबिटरी एक्शन दिखाएंगे। तो नोट दिस है ना, दीज आर नॉट प्योर एंटागोनिस्ट बट पॉसेस एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी। प्योर तो नहीं है पर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी है उसमें। ठीक है, चलो क्या काम में आते हैं, मॉर्फिन पॉइजनिंग या ओपाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं। कौन से ज्यादा यूज करते हैं, प्योर वाले, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैकेनिक्सन कैसे काम करते हैं, दे हैव अ हाई एफिनिटी फॉर म्यू, क्योंकि मेन रिसेप्टर क्या बोला था, म्यू, म्यू कप्पा एंड डेल्टा। तो म्यू पे जाकर जुड़ जाते हैं, म्यू के कारण एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी आती है, म्यू के कारण ही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होता है ओवरडोज होने पर। तो ब्लॉक भी किसको करना है, म्यू को करना है। ठीक है, तो दे हैव अ हाई एफिनिटी फॉर म्यू ओपाइड रिसेप्टर बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मतलब बाइंडिंग एफिनिटी, हाई एफिनिटी या हाई बाइंडिंग एफिनिटी भी बोल सकते हैं, मतलब जुड़ेंगे तो सही बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब जुड़ जाते हैं करते कुछ नहीं, मतलब स्टिमुलेट नहीं करते। तो फिर जो एगोनिस्ट जुड़ता है, एगोनिस्ट कौन हो गया, मॉर्फिन, हेरोइन, वो एगोनिस्ट है। तो खुद ने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, दूसरे को जुड़ने नहीं देंगे। ठीक है, डिस्प्लेस द ओपाइड एगोनिस्ट, वही ओपाइड एगोनिस्ट कौन से हो गए, मॉर्फिन, हेरोइन, ये एगोनिस्ट है कि म्यू को जाकर एक्टिवेट करते, स्टिमुलेट करते थे, तो उसको डिस्प्लेस कर देंगे, वो साइड में बैठा रहेगा। नहीं समझ में आया, हम रिसेप्टर की बात कर रहे थे ना, ये मान लो रिसेप्टर है, ठीक है, तो यहां पर कौन जुड़ना था, मॉर्फिन ने जुड़ना था, हेरोइन ने जुड़ना था, जुड़ के एक्टिवेट भी करता, पर यहाँ कौन जुड़ गया, अब एंटागोनिस्ट जुड़ गए, एन एन एन, 3N याद रखना। ठीक है, तो रिवर्स ओपाइड इफेक्ट, जो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रही थी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो रैपिडली रिवर्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सेडेशन, हाइपोटेंशन, ये सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोमा में जा रहा था ना वो, तो जो एक्टिविटी नार्कोटिक के कारण जो हो रही थी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अब ठीक होने लगेगा, सेडेशन कम होगा, बीपी कम होगा, कोमा में नहीं जाएगा, वापस से वो होश में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 3 ड्रग हो गए, कौन से, नेलोक्सोन, नेल्ट्रोक्सोन और नॉल्मेफेन। ठीक है, अब ड्यूरेशन की बात है तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन और इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर बात करें यूज, इमरजेंसी ओपाइड ओवरडोज, इमरजेंसी में देते हैं। फिर ओपाइड एडिक्शन थेरेपी और एल्कोहलिज्म में, और ओवरडोज एंड रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए।
मतलब ओवरऑल कह कर हम क्या बात करें, है वो एंटागोनिस्ट ही नार्कोटिक पॉइजनिंग में यूज कर दे। यदि आपको इतना ज्यादा डिटेल में याद करना तो अच्छी बात है तो कम से कम 3 नाम और ओपाइड पॉइजनिंग देते हैं, और म्यू रिसेप्टर पे खास करके ये क्या करते हैं, जाकर जुड़ जाते हैं और नार्कोटिक्स को जुड़ने नहीं देते हैं। पहले दिन कम से कम 3 नाम याद हो जाए वही अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट इसमें नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक में वापस मुद्दे पे आओ। पहले नार्कोटिक के टाइप्स पढ़ लिए, कौन से, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, ठीक है। फिर नेचुरल का कम से कम एक एक एग्जाम्पल है, मार्फिन, कोडीन, हेरोइन। फिर सिंथेटिक में फेंटेनल, ट्रामाडोल वगैरह हो गए, ठीक है, पैथेडिन वगैरह। फिर नार्कोटिक का फार्माकोलॉजी एक्शन, नार्कोटिक के एडवर्स इफेक्ट, नार्कोटिक के यूजेस, नार्कोटिक का कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन में हेड इंजरी, रेस्पिरेटरी इलनेस, प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, वो कंट्राइंडिकेशन कहलाता है। फिर नार्कोटिक पॉइजनिंग क्या होती है, उनका ओवरडोज हो जाए, ज्यादा हो जाए तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, कोमा में चले जाएगा और प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मियोसिस कॉज करेगा। ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं हम, एंटागोनिस्ट देते हैं। एंटागोनिस्ट भी कौन से हो गए, 2 प्रकार के, प्योर एंटागोनिस्ट और पार्शियल या एगोनिस्ट, मिक्स्ड बोल दो, कुछ उसमें से कुछ रिसेप्टर पे एक्टिवेट करते, कुछ को इनहिबिट करते हैं। तो प्योर वाले याद रखना कौन से, नेलॉक्सेन, नल्ट्रॉक्सेन और नॉल्मिफेन, ठीक है। बाकी जो है वो क्या है, मिक्स्ड एंटागोनिस्ट है। अब शुरुआत में नार्कोटिक एनाल्जेसिक, दूसरा होता है नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं मार्फिन, हेरोइन की बात, और नॉन नार्कोटिक मतलब एस्प्रिन, डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामोल की बात कर रहे हैं। तो नॉन नार्कोटिक नॉन ओपाइड्स या एक तरह के वो एनसेड्स ही है, ठीक है। दूसरा हो गया नार्कोटिक ओपाइड, में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इफिकेसी की बात करें तो इनकी स्ट्रांग है, इफिकेसी बोल दो या पोटेंसी बोल दो। ये क्या होते हैं, पोटेंट होते हैं, बहुत ही कम डोज में असरदार है। वो क्या है, वीक है, बहुत ज्यादा डोज लेना पड़ता है। पेन किस प्रकार का कम करते हैं, तो एनी टाइप या ऑल, कोई भी दर्द होगा बंद हो जाएगा। वो किसके लिए यूज करते हैं हम, म्यूकोस्केलेटल, मसल्स का दर्द है ना, हड्डियों का इनका पेन हो रहा है उसके लिए यूज करते हैं हम, सीवियर पेन में काम नहीं करेंगे। मैकेनिज्म क्या है, तो ये रिसेप्टर बेस्ड है। कौन कौन से, म्यू, कपा और डेल्टा। उसमें म्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 के थ्रू। वो कैसे याद काम करते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोकते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन बनने नहीं देते। साइट ऑफ एक्शन क्या है, सेंट्रल, सीधे सीधे हम सीएनएस वाली बात करें, वो कहां सब दिखा, पेरिफेरल, जहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है उस जगह जाकर काम करेंगे वो, ठीक है। फिर मोस्ट डेंजरस एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका, ठीक है, या साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट की बात, एक तो टॉलरेंस, डिपेंडेंस, दूसरा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, मतलब ये सबसे कॉमन है। उसका मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है, जीआई इरिटेशन या अल्सर, पेट में छाले हो जाते, ब्लीडिंग होती है। फिर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी नहीं, वो साथ में इंफ्लेमेशन भी कम करते हैं। एंटीपायरेटिक एक्टिविटी नहीं, वो तो बुखार भी कम करते हैं। फिर एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी नहीं, एस्पिरिन तो प्लेटलेट को इकट्ठा होने नहीं देता। वो प्रोटोटाइप क्या हो गया इसका, मॉर्फिन हो गया, और उसका क्या हो गया, एस्पिरिन हो गया, ठीक है। यहां से थोड़ी एक समरी समझ में आती, 2 चैप्टर में डिफरेंशिएट कर लेते हो आप कि कौन, कई बार ऐसी चीजें भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि ये 3 में से कौन सी एक्टिविटी है कौन सी नहीं है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये 3 डाल दे साथ में, और चौथा डाल दे सीवियर पेन, तो सीवियर पेन कम करेगी, ये वाली एक्टिविटी नहीं है इसमें, ये तीनों एक्टिविटी नहीं है। ऐसा पूछ ले, क्वेश्चन कुछ भी बना के पूछ सकता है एग्जाम में, हमको मेंटली प्रिपेयर होना है, वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है हमारा, उस समय हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आंसर कर रहे हैं उसको, ठीक है। चलो चलो मैच द कॉलम है, फटाफट आंसर करते चलो। अभी समझ में आ गई थीम पूरी सब्जेक्ट की, क्या क्या पढ़ा, नार्कोटिक है क्या, तो नेचुरल सिंथेटिक ड्रग विच हैव मार्फिन एक्शन, म्यू कप्पा डेल्टा पे असर करता है। क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कंट्राइंडिकेशन, यूजेस, नार्कोटिक पॉइजनिंग, उसके एंटागोनिस्ट पढ़ लिए, ठीक है, और नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक में डिफरेंस। अब मैच द कॉलम पे आ जाओ। मॉर्फिन, फेंटेनल, कोडीन, नैलोक्सेन, मेथाडोन, साइट में लिखे उनके यूजेस एक तरह से, यह उसका नेचर है। मॉर्फिन क्या है, फटाफट आंसर करते चलो। उधर से ढूंढो क्या दिख रहा है, मॉर्फिन क्या है, स्ट्रॉन्ग नेचुरल ओपाइड एनाल्जेसिक,
फिर दे रखा फेंटेनाइल, फेंटेनाइल, मेथाडोन, ट्रामाडोल, ये क्या होते हैं? एक तो सिंथेटिक की बात करें, है ना, वेरी पोटेंट सिंथेटिक ओपाइड। अब साथ में और भी ऑप्शन है, यूज फॉर ओपाइड डिपेंडेंस, एक और आ रहा है। तो फेंटेनाइल बहुत ही पोटेंट होता है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक तो मेथाडोन भी है, पर मेथाडोन का एक कॉन्सेप्ट क्या है, यूज फॉर ओपाइड डिपेंडेंस। जब ओपाइड की किसी को लत लग जाती है तो उसको छुड़ाने के लिए उसका सब्स्टिट्यूट क्या देते हैं, फिर मेथाडोन से शुरुआत करते हैं। फिर एंटीटस्यू, खांसी के लिए क्या देते हैं हम, कोडीन, सर्दी खांसी में। और क्या बच गया अब, नेलॉक्सेन, क्या है, नेलॉक्सेन, नेल्ट्रॉक्सेन, नेलॉर्फिन, क्या है, ओपाइड एंटागोनिस्ट है। ठीक है, आगे सबको समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पर? मोस्ट रिलेवेंट मैचिंग करना, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंथेटिक में मेथाडोन भी डाल देते हैं, फिर ओपाइड पॉइजनिंग में फेंटेनाइल नहीं देते, वहां मेथाडोन देते हैं, इसलिए ये प्रॉपर उसका मैच द कॉलम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन पे और भी पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत सारे एमसीक्यूज है और, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया अभी तक। चलो एमसीक्यूज है कुछ, फिर और ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम आएंगे। ओपाइड एनाल्जेसिक आर द ड्रग डेट रिलीव पेन बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन, नहीं, वो तो एनसेट्स होता है। फिर रिलीव पेन बाय एक्टिंग ऑन ओपाइड रिसेप्टर इन सीएनएस एंड पीएनएस, ठीक है। सोडियम चैनल, नहीं, ठीक है। वर्क ऑन लोकल एनास्थेटिक, नहीं। तो इसका राइट आंसर, पहला क्वेश्चन हमेशा बहुत ही सिंपल सा होता है। चलो ऑप्शन करते ना, रिस्पॉन्स करते चलो फटाफट। ओपाइड का मतलब क्या होता है, बेस्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, ओनली नेचुरल अल्कोलाइड फ्रॉम ओपियम, नेचुरल सेमीसिंथेटिक एंड सिंथेटिक कंपाउंड ऑन ओपाइड रिसेप्टर, ओनली सिंथेटिक कंपाउंड, ओनली एंटागोनिस्ट। क्या होगा राइट आंसर, बी होगा, क्योंकि जो कम पढ़ा रहता है, जिसने नहीं पढ़ा, वो ओपाइड को ओपियम समझ के क्या कर देगा, फर्स्ट को टिक करके आ जाएगा। जबकि ओपाइड्स का मतलब नेचुरल भी है, ऐसे मॉर्फिन, कोडीन हो गया, सेमी सिंथेटिक भी है, हेरोइन वगैरह हो गया, ठीक है, और सिंथेटिक भी आ गए सारे उसमें, ठीक है। चलो अच्छी बात। प्रोटोटाइप ऑफ ओपाइड एनाल्जेसिक, अभी तो पढ़ा क्या हमें, कोडीन, मॉर्फिन, फेंटेनल या मेथाडोन। फटाफट आंसर करते चलो, बहुत सारे एमसीक्यूज है उसमें। क्या है, मॉर्फिन है, ठीक है। नेक्स्ट, ओपाइड एनाल्जेसिक क्लासिफाई बेस्ड ऑन रिसेप्टर एक्टिविटी इनटू प्योर एगोनिस्ट, मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ओनली एगोनिस्ट, ओनली एंटागोनिस्ट, ओनली पर्सन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ाया था ना मैंने, तो क्या होगा राइट आंसर, प्योर एगोनिस्ट, फिर मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, और तीसरा क्या था, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में 3N याद रखना हो। Which of the following is a natural opioid? मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, हाइड्रोफोन, मॉर्फोन, ठीक है। फिर फेंटेनल, मेथाडोन, पेंटाजोसिन। बहुत बढ़िया, प्राची का सही आंसर है। नेक्स्ट, सिंथेटिक ओपाइड्स एनाल्जेसिक इज, सिंथेटिक मॉर्फिन, फेंटेनाइल, कोडीन और पापावरीन। सिंथेटिक पूछा है ना, तो क्या होगा ये, बाकी के तीन तो क्या होते हैं, नेचुरल है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ट्रू फॉल्स है, एक एक आंसर करते चलना। फर्स्ट ट्रू है, फॉल्स है। नार्कोटिक एनालिसिस प्राइमरी एक्ट ऑन ओपाइड रिसेप्टर इन सीएनएस। नार्कोटिक कहाँ काम करते हैं, ओपाइड पे ही तो करते हैं, तो फर्स्ट क्या है, ट्रू है, म्यू कप्पा डेल्टा। मॉर्फिन इज अ सिंथेटिक ओपाइड, सेकंड क्या है, क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वो सिंथेटिक ने नेचुरल है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, थर्ड क्या है, ट्रू है, डिप्रेशन कॉज करते हैं। ओपाइड एनाल्जेसिक्स इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी,
फोर्थ क्या है, फॉल्स है ना, ये इंक्रीज लिखा है, वो तो डिक्रीज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। फेंटेनाइल इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, ट्रू है ना, पढ़ाया था ना, ज्यादा पोटेंट है वो। फिर कोडीन इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीडसिव, अभी तुम एज द कॉलम में करके आए थे, ये भी ट्रू है। ठीक है, सारे बच्चे चेक कर ले, चलो बहुत बढ़िया, सही है सभी के। चलो नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन ज्ञानदीप एकेडमी का डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया है, वहां पर आपको कई सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, सब बच्चे अलग अलग एग्जाम वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको ड्रग इंस्पेक्टर के हिसाब से क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट की तैयारी उनको फार्मासिस्ट के, सबका हर एग्जाम का लेवल अलग अलग है, उसमें कंटेंट वैसा मिल जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, बी फार्म के बच्चों के लिए अलग से, और बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा जिससे आसानी से समझ में आ जाए पूरा। ठीक है, उसमें आपको नोट्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, लेक्चर सारे, ठीक है, पीडीएफ में नोट्स, पीडीएफ में एमसीक्यू, और सबसे बढ़िया है टेस्ट पेपर, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सारे। उसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, जैसे नारकोटिक्स पढ़ रहे इसमें कुछ करवाया मैंने, और भी एमसीक्यू है, नारकोटिक के अलग पूरे, देखो हर टॉपिक के एमसीक्यू एक साथ आप कर लो, अब एग्जाम में कोई एक या दो आता है उस टॉपिक से। अब पीवाईक्यू से क्या करते हो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें कोई एक आया होगा, एक रट्टा मार लिया, फिर कभी दो तीन चार ही कर पाते हो। आपने यदि टॉपिक वाइज थोड़ी थ्योरी पढ़ ली, टॉपिक वाइज एक बार एमसीक्यूज कर लिए टॉपिक वाइज, अब उस टॉपिक से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप उसको बना दोगे। तो टॉपिक वाइज पहले पढ़ना है, फिर पीवाईक्यू पे उसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पीवाईक्यू में क्या होता है, पुराना पेपर फार्मासिस्ट का, ड्रग इंस्पेक्टर जीपेट का उठाया, उसमें क्या होता है 100-125 क्वेश्चन होते हैं, और किसी चैप्टर से कहां से कैसे आ गया हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पहले टॉपिक वाइज सब चीजें करोगे जब समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको सब चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट, इसमें ओपाइड एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें एंटागोनिस्ट, नेलॉक्सोन, नेल्ट्रॉक्सन है ना, कोडीन फास्फेट, फेंटेनल, मॉर्फिन, पेथिडीन, मेथाडोन। एबीसीडी क्या है, 3N पढ़े थे ना हमने, नॉल्मिफेन पढ़ा था। नेक्स्ट, ठीक है चलो, विच ओपाइड इज मेनली यूज्ड एज एंटीटसिव, एंटीटसिव कौन सा यूज करता है, कोडीन फास्फेट। ठीक है, नेक्स्ट, मेन एनाल्जेसिक एक्शन ऑफ ओपाइड इज मेडिएटेड बाय, कौन से रिसेप्टर के थ्रू असर दिखाता है, मेन रिसेप्टर मेनली है ना, म्यू, कप्पा, डेल्टा या एनएमडीए रिसेप्टर। चलो बहुत बढ़िया, सबके सही आंसर है, कौन सा है, म्यू रिसेप्टर के थ्रू असर दिखाता है। नेक्स्ट, मेन इंडिकेशन ऑफ ओपाइड एनाल्जेसिक, इंडिकेशन मत भूलना, इंडिकेशन मतलब यूज, पर्पस, माइल्ड फीवर, मॉडरेट टू सीवियर, एक्यूट एंड क्रोनिक पेन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। हाँ, पेन में देते ना मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट पेन या क्रोनिक पेन, एक्यूट मतलब अस्थायी, क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से पेन हो रहा है। ठीक है, मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, मॉर्फिन कब नहीं देना चाहिए, कैंसर पेन में, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, हेड इंजरी या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस कंडीशन में नहीं, इस कंडीशन में नहीं देते, बाकी जगह तो देते हैं ना। चलो ट्रू फॉल्स से वापस कुछ फटाफट आंसर करते चलना, एक एक बताओ। नैलोक्सेन इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी होगी सबकी। क्या है पहला, क्या है, ट्रू या फॉल्स, नैलोक्सेन इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये तो एंटागोनिस्ट है ना, फॉल्स हो गया। यूफोरिया इज अ कॉमन सीएनएस इफेक्ट ऑफ ओपाइड्स ना, मजा आ जाता है सबको, हैप्पीनेस, तो सॉरी ट्रू है ना, क्या ये ट्रू है। फिर ओपाइड एनाल्जेसिक कॉज पिन पॉइंट प्यूपिल मियोसिस कॉज करते हैं, ये भी ट्रू है। हेरोइन इज अ सेमी सिंथेटिक ओपाइड, ये भी ट्रू है। क्या बोलते हैं इसको, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है चलो, इतना याद होने लग गया। ओपाइड मस्ट बी अवॉइडेड इन हेड इंजरी पेशेंट ना, नहीं देना चाहिए ना हेड इंजरी में, ये भी ट्रू है।
फिर मेथाडोन इज यूज्ड इन ओपाइड डी एडिक्शन थेरेपी, देते हैं ना सब्स्टिट्यूट में, ये भी ट्रू है। सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ओपाइड में कॉज विड्रॉल सिम्टम्स, भाई अचानक से आप बंद करोगे तो विड्रॉल सिम्टम तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो सारे ट्रू है इसमें, फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, सबको आ रहा है समझ में, मतलब क्यों आ रहा है, क्योंकि पूरा लेक्चर शुरुआत में अच्छे से जिसने देख लिया उनको आ गए, ठीक है, और जो बीच में गाड़ी में चढ़े उनको नहीं आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट, मेथाडोन इज मेनली यूज्ड इन ओपाइड विड्रॉल एंड मेंटेनेंस थेरेपी, डेंटल पेन, फीवर एंड हेडेक। किस में देते हैं हम, ओपाइड विड्रॉल एंड मेंटेनेंस थेरेपी में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोपेरामाइड बताया था मैंने शुरुआत में, एनाल्जेसिक है ना, बहुत ही कॉमन यूज करते हैं ना, एनाल्जेसिक, एंटी डायरियल, कफ सप्रेसेंट या एनास्थेटिक। एंटी डायरियल है, जीआई मोटिलिटी को कम करता है, कफ सप्रेसेंट में तो कोडिन फास्फेट देते हैं, और जनरल एनास्थेटिक में तो कीटामिन वगैरह आएंगे। नेलोक्सेन इज यूज्ड फॉर पेन मैनेजमेंट, ओपाइड ओवरडोज रिवर्सल, कफ सप्रेशन या एनास्थेटिक इंडक्शन। क्या होंगे, 3N पढ़े ना अभी, एंटागोनिस्ट है, नेलोक्सेन, नेल्ट्रोक्सेन, नॉल्मिफेन। चलो नेक्स्ट, मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ ओपाइड इन ओवरडोज इज, ये हाइपरटेंशन तो नहीं आएगा, वो तो हाइपोटेंशन कॉज कर रहा है, ठीक है। हाइपरथर्मिया भी नहीं आएगा, वो तो टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है। मोस्ट डेंजरस क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। चलो मैच करो फटाफट, हेरोइन, पेंटाजोसिन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और मियोसिस। जल्दी करो थोड़ा सा। हेरोइन क्या है, सेमी सिंथेटिक ओपाइड है, ठीक है। अब पेंटाजोसिन मिक्स्ड वाला पढ़ा था ना हमने मिक्स्ड में, हाँ, पार्शियल, कुछ पे एगोनिस्ट का काम करता, कुछ एंटागोनिस्ट पे का। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सीयर ओपाइड टॉक्सिसिटी, और क्या बचा, मियोसिस, पिन पॉइंट प्यूपिल है ना, छोटी हो जाती है उसमें। आ गया सबको समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी सारे बच्चों के आंसर भी सही हैं। ओपाइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, कब नहीं देना चाहिए, हेड इंजरी, प्रेगनेंसी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, या फिर कैंसर या पोस्ट ऑपरेटिव मायोकार्डियल, इनमें तो देते ही देते हैं, इसमें नहीं देना चाहिए, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और उल्टा। कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपाइड्स, कॉमन वाला बहुत ही कॉमन है, कॉन्स्ट इनमें से है ना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्वेटिंग या हाइपरटेंशन। कॉन्स्टिपेशन जीआई मोटिलिटी को क्या करता है, वो कम कर देता है ना। नेक्स्ट, ओपाइड्स यूज्ड ड्यूरिंग लेबर कैन कॉज, लेबर में दोगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी में देने पर नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, नियोनेटल हाइपो, मतलब बच्चे में क्या हो जाएगा, हाँ, नहीं भैया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में बच्चे की डेथ भी हो सकती है उसमें, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, सबको अच्छा लगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कुछ, ठीक है। और कोई क्लास होगी, टाइम फिक्स नहीं रहता, टाइम आगे पीछे होगा तो वो भी सब चीजें आपको वहां पर मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो, बाकी लेफ्ट हो सकता है। थैंक यू।